नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट ईयर जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए ना दोस्तों 2021-2022 में, तो दोस्तों उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो 24 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के बटन पर सेट कर लें। और यदि दोस्तों आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस है ना उनको नहीं देखा है तो आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात और दोस्तों, जो नेक्स्ट सीटेट है ना जो 2022 जुलाई में होने वाला है, तो उसमें दोस्तों जो लास्ट ईयर के जो मतलब कि क्वेश्चन है ना वह रिपीट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप ये जो क्वेश्चन है ना इनको अच्छे से आप याद करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम यहाँ पर, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही पूछा गया है कि वह कौन सा जंतु है जो कि अपने जो कान रहते हैं ना उनको वह अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनियाँ रहती हैं ना उनको मतलब कि सुनने के लिए। लंगूर, स्लोथ, कुत्ता या फिर बाघ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। जो बाघ एक ऐसा जंतु है दोस्तों जिसके जो कान है ना दोस्तों वह चारों दिशाओं में घूमते हैं, और जो जो कि मतलब कि जो बाहर की ध्वनियाँ रहती हैं ना उनको सुनने की बजाय सुनने की लिए दोस्तों वह अपने कान को चारों दिशाओं में घुमा लेता है। ठीक है ना, जो अलग अलग दिशाएं रहती हैं उनमें घुमा लेता है। उसके बाद दोस्तों स्लोथ की बात करें, स्लोथ जो है ना सबसे सुस्त जानवर है। ठीक है ना, याद रखना भालू जैसा दिखता है और लगभग दोस्तों यहाँ पर 40 वर्ष तक जीता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंदना। तो दोस्तों आप चुनिए उनमें से कौन सा क्रियाकलाप है जो कि दोस्तों इन चार में से मतलब कि एक यहाँ पर भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना या फिर आटा गूंदना। तो दोस्तों यहाँ पर जो मतलब कि भिन्न है ना वह कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू दोस्तों जो सीटेट है ना उसके द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई ना उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम यहाँ पर आपको आंसर बता रहा है। तो यहाँ पर जो कंघी करना है ना यह शेष से भिन्न है। ठीक है ना, ये जो मतलब कि जो चार क्रियाकलाप है ना इनमें सबसे ज़्यादा भिन्न कौन सा है, तो कंघी करना हो जाएगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों शकरखोरा। तो गाइज यदि आप लोगों ने हमारी एनवायरनमेंट की जो क्लासेस है ना उनको लिया है ना, मतलब उनको देखा है ना, क्लासेस परमानेंट ली है ना, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, शकरखोरा। तो दोस्तों शकरखोरा एक ऐसा पक्षी है जो कि दोस्तों मतलब पेड़ पर कैसा घर बनाता है, लटकता हुआ घर बनाता है। छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते और कपड़ों के चीथड़े आदि होते हैं। तो मतलब कि एक का तो चला जाएगा 4 पे। उसके बाद कोयल। तो दोस्तों कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो ये बी वाला चला जाएगा नंबर 1 पे। और कलचिड़ी की बात करें दोस्तों, जो कलचिड़ी रहती है ना सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, सी का चला जाएगा 2 पर। बचा दोस्तों दर्जन चिड़िया। तो ये क्या करती है, झाड़ी पर 2 पत्तों की नुकीली चोंच बनाकर सी कर अपना घोंसला बनाती है, जिसको दोस्तों टेलर बर्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ए का आएगा 4 पे, बी का आएगा दोस्तों 1 पे और सी का आएगा यहाँ पर 2 पे और दर्जन चिड़िया डी का आ जाएगा 3 पे। तो ये सभी के सभी दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, तो गाइस देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, और जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की ना उसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर दोस्तों सी का 2 होना था, यहाँ पर इन्होंने 1 दिया है, लेकिन दोस्तों आंसर इसका यही है क्योंकि बाकी के जो है ना वह मैच नहीं कर रहे हैं। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पालक, गुड़, आंवला। पालक, आंवला, टमाटर में बिल्कुल नहीं होता, मतलब होता है लेकिन दोस्तों प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। गुड़, बंद गोभी, आंवला, यहाँ पर बंद गोभी में भी इतना नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों पालक, प्याज, टमाटर, इसमें भी नहीं। तो दोस्तों पालक, गुड़ और आंवले में जो है ना प्रचुर मात्रा में जो है ना लौह तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब एनसीईआरटी की 5वीं की पुस्तक है, तो उसमें दोस्तों एक शीर्षक दिया गया है। किस पर, कौन सा शीर्षक है, बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म या फिर चला काफिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू है। या कौन सा राज्य है? तो दोस्तों हम लोगों ने जो मतलब कि प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लद्दाख हो गया, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और यहाँ पर राजस्थान हो गया, तो किस प्रकार घर बनाया, तो उन सभी के बारे में गाइज हम लोगों ने जो है ना डिस्कस कर लिया। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को देखा है ना, तो आप इसका आंसर भी आसानी से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लासेस से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सीटेट में आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप क्लासेस जो है ना इनको परमानेंट रेगुलरली दोस्तों यहाँ पर आप अटेंड करते जाइएगा। तो जो दोस्तों मतलब कि एक असम जो राज्य है ना, वहाँ पर दोस्तों बांस के खंभों पर 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है और वर्षा का पानी छतों पर ना जाए, मतलब रुके ना। जैसे कि हमारे जो घरों में सामान्य तौर पर रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश और भी मतलब सिटीज़ वगैरह आपने मतलब सिटी में जैसे मुंबई दिल्ली, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, समतल छतें रहती हैं, पानी गिरता है तो रुक जाता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों असम में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, पानी ना रुके, इसलिए दोस्तों ढालू छतें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वह कौन से राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा केरल तो बिल्कुल भी यहाँ पर बंगाल खाड़ी में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? अरब सागर में। तो राइट आंसर होना नहीं है ये। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो उड़ीसा है ना, यहाँ पर जो तमिलनाडु है ना दोस्तों, ये जो है ना ये बंगाल की खाड़ी से लगता है, उड़ीसा भी लगता है, आंध्र प्रदेश भी लगता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी राज्य है और बंगाल की खाड़ी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व साइड है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, असम तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये तो उत्तर पूर्वी राज्य सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई नहीं ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो उड़ीसा है ना दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इससे मात्रक यूनिट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बताइएगा, ये जो मात्रक है ना, इसका अर्थ क्या है? वह भूमि जिससे किसान एक टिन बीज प्राप्त कर सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, ये सही लग रहा है। वह भूमि जिसकी विमाएँ लंबाई गुणित एक्स, जहाँ पर दोस्तों चौड़ाई या फिर 50 मीटर एक्स या फिर 50 मीटर होती है, वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर के तुल्य होती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसका जो है ना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मतलब कि यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, ये जो यूनिट है ना टिन, या इसी चीज़ को दर्शाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कई बार जो है ना सीटेट में पूछे जा चुके हैं। आते ही हैं, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो झूम खेती है ना, उसमें मतलब किस प्रकार से दोस्तों मतलब की जाती है, उसके कुछ तरीके दिए गए हैं। तो उनमें से आपको यहाँ पर चुनना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर काट के जलाते हैं। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ए और सी यहाँ पर सही हो गया है। इसके बाद दोस्तों अब हम कौन सा देख लेंगे, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। यहाँ पर ए और सी बिल्कुल सही हो गया है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक खोदा जाता है, गलत है, क्योंकि गहराई तक नहीं खोदा जाता है। मतलब कि यहाँ पर ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी। अब ए और सी किस ऑप्शन में है? तो ए और सी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे ब्रॉन्ज की बनी बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। जो दोस्तों जो कांसा है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 3 ऑप्शंस देता हूँ, आप 3 ऑप्शंस में से इसका आंसर बता दीजिए। कांसा, कॉपर, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। तो दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो सीटेट है ना दोस्तों, उसकी ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखेंगे कांसा, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा और जिंक का मिश्रण है, गलत है और ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि दोस्तों 3 नहीं होगा, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो कांसा है ना, कॉपर, तांबा और टिन की मिश्र धातु है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम क्या है। तो दोस्तों जो कन्नौज शहर है ना, वह किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। आपको इसको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए, या फिर इस प्रकार से पूछेगा कि इत्र के लिए कौन सा जो जिला है ना वह प्रसिद्ध है, तो कन्नौज है। तो आप इनको अच्छे से याद रख लेना। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है ना दोस्तों, वह मतलब इत्र के लिए, जो उसका जिला है ना कन्नौज, इत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों में त्योहारों का मतलब भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन कौन कौन से जो मतलब कि त्यौहार हैं वह मनाए जाते हैं, बताइएगा। दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। तो ये वाला गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जो जन्मदिन है ना दोस्तों, उसको मतलब पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ से पैडागोजिकल क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय ना बन सकें, तो गलती ना हो, ऐसा नहीं होगा, गलत बात। महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्यपुस्तकों में दी जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। या फिर उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सामुदायिक संसाधन है ना, उसको प्राथमिक स्तर को पहली से लेकर जो प्राइमरी जो स्टेज होती है ना, उसमें दोस्तों ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है इसको। तो क्यों, क्योंकि ये दोस्तों क्या सस्ता है, तो गलत है दोस्तों, सस्ते वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, तो दोस्तों ये ठीक है, अनुभवी व्यक्ति नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। सामुदायिक संसाधन में यह अनुभवों में से सीखने का अवसर देता है, ये हो सकता है बिल्कुल। लेकिन 4 वाला भी देखेंगे, यह आसानी से उपलब्ध है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों से सबसे जो अच्छा वाला ऑप्शन लग रहा है ना, मतलब कि इन तीनों से बेटर, तो वह कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर। यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है, इसका बिल्कुल यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। तो दोस्तों देखिएगा, बच्चे जो है ना चनों के बारे मतलब कितने चने, उनकी जो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर संख्या वगैरह ना, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कितने चने की आवश्यकता है, तो उससे कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो देखेंगे वर्गीकरण, संप्रेषण, प्रयोग करना या फिर अनुमान लगाना। तो इसके द्वारा दोस्तों जो अनुमान लगाना तो होगा नहीं, ना ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये जो संप्रेषण है ना, ये भी नहीं होगा, ना ही दोस्तों वर्गीकरण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा प्रयोग करना नहीं होगा, ना ही संप्रेषण होगा, ना वर्गीकरण, जबकि अनुमान लगाना होगा, क्योंकि एक डिब्बा है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक डिब्बा है, तो आप उसमें चने कैसे अनुमान से डालेंगे ना, अनुमानित सोचेंगे ना कि भाई इतने चनों की आवश्यकता हो जाएगी, उसको देख के कितना बड़ा डब्बा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है।
तो दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि थीम से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको सॉल्व कराए हैं ना अभी तक एनवायरनमेंट के, उनमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप थीम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना, और हम भी दोस्तों यहाँ पर थीम से रिलेटेड एक क्लास ले लेंगे, जिससे आपके दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल यहाँ पर पक्के हो जाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार में मित्र नामक थीम का हिस्सा इस प्रकार के स्थापन का क्या कारण है, मतलब कि कारण है, तो क्या कारण है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा। विद्यार्थियों को ऐसे योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने, ये ठीक लग रहा है। पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता को विकसित करना, बिल्कुल ये भी सही है। उन रूढ़िवाद धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर पता है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए और बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको जो ऑफिशियल आंसर की ना उसका स्क्रीनशॉट चाहिए ना, तो या मतलब जो ऑफिशियल आंसर की टोटल ही है ना उसको आप, वह आपको कहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि दोस्तों हम जब प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है बच्चों को पढ़ाने का, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको जो है ना पेडागोजी सॉल्व करते समय क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए। वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें, ठीक लग रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर सबसे बेहतर देखना है उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करना। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा गलत। अब आगे देखेंगे, विद्यार्थी को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर और भी बेटर देखेंगे, इससे तो दोस्तों यहाँ पर ये सही है, तो ये वाला, ये दो तो कट गए। परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना, ये भी दोस्तों इससे बेहतर नहीं है। राइट आंसर इसका बिल्कुल दोस्तों थर्ड वाला हो जाएगा कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को जो स्कूल से बाहर का जीवन है ना उससे जोड़ा जाए, कि बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताया जाए, तालाब के बारे में पढ़ा रहे तो तालाब के बारे में बताया जाए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है। बिल्कुल दोस्तों इस बात को आप याद रखना कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के लिए कोई भी पाठ्यपुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन बिना पढ़े बता देता हूँ, क्योंकि जो भी है ना भाषा और गणित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसलिए दोस्तों 1 और 2 में वो जो है ना वह पुस्तक नहीं है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझते। दोस्तों बच्चा ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सीख ना सकता हो, ठीक है ना। व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। इसके बाद ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर 4 वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोझ वगैरह की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड से गलत है और ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 में जो भी है ना वह सभी के सभी पर्यावरण की भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों को, हम लोगों को पौधों और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाना है, तो उसके लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, वनों के संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ACD में देखेंगे, लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण कराना, ये ठीक है, उपयुक्त नीति है। उसके बाद सी देखेंगे, ठीक है ना, वनों के संरक्षण पर नाटक करना, जिससे बच्चे जो है ना नाटक के माध्यम से बच्चे जो है ना जो वन है ना उनको दोस्तों संरक्षण करने के लिए जागरूक होंगे। एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना, मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर A, C और D, ACD किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वनों को काटने बचाने के लिए पोस्टर उतने मतलब जो है ना वह सक्रिय नहीं है अकॉर्डिंग टू, मतलब कि दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्शन के मुकाबले। अब आगे देख लेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक EVS के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के EVS के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। तो दोस्तों पर्यावरण का एक विद्यार्थी है और आप ही हैं जो कि दोस्तों आप उसके जो ज्ञान है ना उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो कौन सी पद्धति यहाँ पर बेटर होगी, आपसे यही पूछा गया है। मानकीकरण टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त है, तो दोस्तों देखिएगा मानकीकरण टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, बड़ी कक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहता है ये।
उस शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक के अपने शिक्षण के अनुकूल हो, क्या उसकी शिक्षा के अनुकूल हो, बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, गलत है। परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट, तो ये हो सकता है दोस्तों। उसके बाद शिक्षक द्वारा बनाए गए जो उपकरण जो उसके विद्यार्थियों की उसकी शिक्षा प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ना, कौन सा हो जाएगा ना, तो ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थी उसकी शिक्षा प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, जो बच्चों के अनुकूल होंगे ना, तो ये ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 3rd हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कक्षा में आपसी विचार और विमर्श, यदि दोस्तों विचार और विमर्श करेंगे ना दोस्तों, तो बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो पर्यावरण का एक शिक्षक है और छात्र है, उनके आकलन के लिए कौन सी जो मतलब विधि है ना सबसे उपयुक्त हो जाएगी? यहाँ पर तिमाही टेस्ट, दत्तकार की नेटवर्क, पोर्टफोलियो, फिर कक्षा में व्यवहार। तो दोस्तों यहाँ पर अलग ही दिख रहा है, पोर्टफोलियो इज़ अ बेटर, ठीक है ना, इन सभी से अच्छा है, मतलब कि बेहतर है। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से भी जो है ना एक शिक्षक बच्चे को मतलब कि जो भी क्षमता है उसकी उसका आकलन कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये रिपीट हो चुका है दोस्तों, और भी जो एग्जाम है लास्ट ईयर उनमें, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1st हो जाएगा। किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करेंगे और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानेंगे। जब हम दोस्तों भ्रमण करने जाते हैं तो चीज़ों को देखते हैं तो देखने से काफ़ी ज़्यादा और करके अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगी युक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1st हो जाएगा इसका। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा 5वीं कक्षा में परिवार परागमन की विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इस मतलब किस प्रकार के जो मतलब जो शिक्षण सूत्र हैं उनका प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी है, पहले क्या करेगा, अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखेगा, फिर चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं इस प्रकार से, तथा फिर 5वीं कक्षा में परिवार परागमन की विचार की तरफ बढ़ते हैं। तो मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वह सीखता जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा इसका दोस्तों। क्योंकि जो एक बच्चा है ना दोस्तों, वह स्थानीय से वैश्विक की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। अमूर्त से मूर्त तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही दोस्तों यहाँ पर ना ही दोस्तों यहाँ पर वैश्विक होगा, यहाँ पर स्थानीय और वैश्विक बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? तो दोस्तों कौन कौन से तत्व हैं जो कि पर्यावरण के अध्ययन में जो एक शिक्षक पाठ्य योजना को प्रिपेयर करता है, बनाता है ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अनुदेशन, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों छात्रों की पर्यावरण सजगता, ये भी ठीक है। प्रमुख प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल और सामान्य उद्देश्य। दोस्तों छात्रों की पर्यावरण सजगता ये नहीं होगा, बल्कि ACD बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ACD ऑप्शन नंबर 4 में है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर अनुदेशन, जिसको विशिष्ट उद्देश्य, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल और सामान्य उद्देश्य, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? तो दोस्तों ये दृष्टिबाधित मतलब बच्चा देख नहीं सकता है, उस विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है? यहाँ पर श्रवण पाठ्य पुस्तक वस्तु तैयार की जाए, स्पर्श वस्तुएं बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, ठीक लग रहा है। अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, ये भी ठीक है। जहाँ तक संभव हो पाठ्य पुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर A B D, यहाँ पर A और B और D है ना। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों
श्रवण पाठ वस्तु तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चे दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, सुन तो सकता है ना, तो जो सुन सकता है उस प्रकार से दोस्तों सिखाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देख लेंगे बी वाला, स्पर्श वस्तुओं और बड़े अक्षरों के विषय वस्तु का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि वह देख नहीं सकता लेकिन स्पर्श करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे डी आ जाएगा, ठीक है ना, डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जहाँ तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, सी और डी। नहीं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी, डी। आगे देख लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। सलीम प्राथमिक कक्षाओं में के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, ठीक है ना, इसमें से कौन सी जगह उचित रहेगी, जल संचय यंत्र, जोहड़, बावड़ी या फिर खेजड़ी। तो दोस्तों खेजड़ी तो एक वृक्ष है, यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी, सी। यहाँ पर जल संचय संयंत्र यंत्र में भी जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों जल जो रहता है उसका मतलब कि संचय किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जोहड़ और बावड़ी भी ठीक है, लेकिन खेजड़ी तो एक वृक्ष है ना, उसको क्यों दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हमको जल के विषय में पढ़ा रहा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, जिसमें ए, बी और सी हो, क्या हो, ए, बी और सी हो, ना कि 4 हो। तो यहाँ पर ए, बी, सी किस में, ऑप्शन नंबर 4 में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गाइज हम लोगों ने जो है ना 23 दिसंबर का, मतलब 23 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था ना, उसको यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने उसके एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन को विद पैडागोजी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं और लास्ट क्लासेस को भी देखते रहें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जरूर से रिपीट होते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।